नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ब्रजेश मिश्रा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में जिसके सबसे ज्यादा 73 सांसद हैं, अगर अपना दल को साथ जोड़ लिया जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल मूव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में जब अदर बैकवर्ड कास्ट से केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? दरअसल बीजेपी जो कुछ भी नियम तय करेगी, जो भी रूल्स तय करेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दरअसल सभी पार्टियों को घूमकर उसी पर आना पड़ेगा। तो अब बीजेपी का अगला कदम है उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज से किसी एक नेता को चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करना। अगर चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने में कोई समस्या आ रही है तो प्रभारी के तौर पर भी प्रोजेक्शन हो सकता है। तो अब बीजेपी जो ये कहती है कि वो कास्ट लाइन पर या कम्युनल लाइन पर काम नहीं करती है, तो ऐसे में एक बहुत हार्ड लाइनर विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक को पार्टी की कमान देकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे और क्या कंडीशंस होंगी। ये बीजेपी इस स्ट्रेटजी को तय करने में लग गई है। तो इसी खास विषय पर चर्चा, मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के महासचिव और टेलीविजन पैनलिस्ट ओंकार नाथ सिंह मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। विजय बहादुर पाठक जी, मैं घुमा के पूछूं, सीधा पूछूं, टेढ़ा पूछूं, उल्टा पूछूं, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही पूछूंगा आपसे, हु विल बी द चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? भाजपा का अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? अब तो तय कर दीजिए, वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में यह कुवत है कि पार्टी जिसे दायित्व देगी वह बेहतर ढंग से निर्वहन करेगा। हमारा ही एक टैग जुड़ गया है कि सवर्ण समाज से होगा। सुन लीजिए, मेरा ही एक ऐसा दल है जिसमें सामान्य गरीब कार्यकर्ता के पास यह अधिकार है और यह अवसर है कि वो पार्टी के सर्वोच्च पद की शोभा बढ़ा सकता है। जिस व्यक्ति को हमने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप भी जानते हैं कि उसकी राजनीतिक शुरुआत, वी नो द बेस्ट अबाउट हिम। ठीक है, तो इसलिए लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है। देखिए ब्रजेश, अगर आप कहेंगे तो गिना दूंगा मैं, इसी मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड रखिए, मुद्दे पर जा रहे हैं तो मैं इसी पर आ जाता हूं। आप रिकॉर्ड रखिए। अभी तो मैंने चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पूछा है। आप रिकॉर्ड रखिए, लेकिन आप ईटीवी खबरों को दिखाती है, आप इन बातों से इनकार नहीं कर सकते। इसी राज्य में सुनिए, इसी राज्य में 2500 मुकदमे एक दिन हुए हैं राजनीतिक कारणों से। इसलिए मुकदमे राजनीतिक कारणों से लिखे गए हैं, और राजनीतिक कारणों से है। स्वाभाविक रूप से जब आदमी क्षेत्र में जनता की रहनुमाई करेगा और जनता की रहनुमाई करते हुए इस तरह के मुकदमे लगे हैं, और मुकदमे लग जाएं, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम जनता के लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके इस स्थिति का निर्माण करेंगे कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन सारे सवालों का जवाब आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उस उद्बोधन में दिया कि पार्टी के जिस कार्यकर्ता के जिम्मे यह दायित्व दिया जाएगा, हम सारे लोग मिलकर के क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। अब ये बात तय हो गई कि उत्तर प्रदेश में एक हार्ड लाइन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आप तैयार हैं? जो बीजेपी जिस तरह से भी लड़ना चाहे हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस अध्यक्ष के बल पे हमारे भाई पाठक जी जो है इतना बोल रहे हैं, उन्होंने तो अपने संबोधन में ही कहा है कि उनको संगठन का अनुभव कम है, आप लोगों से मिलजुल के काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं था जो अध्यक्ष पद के लिए चयनित हो। ये तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, और भाजपा के कोटे पर ये एमपी हुए और इनको जो है वो बना दिया गया अध्यक्ष। तो इस तरह की चीज पार्टी विद डिफरेंस की जो है बीजेपी, वो ऐसी चीज कर रही है जिसको देख के ही बहुत तकलीफ होती है। आप ये देखिए कि ये कहां तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे जिनका सौम्य स्वभाव, 73 सीटें उन्हीं के लीडरशिप में जीत के आए, और कौन सी ऐसी स्कूटर से चलते थे, ईमानदारी के प्रतीक। हम लोग सोचते थे इनका मुकाबला कैसे करेंगे, इनको कैसे हम क्या कहते बताएंगे। और आज जहां पे ये खड़े हैं प्रेसिडेंट केशव मौर्य जी, इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा, इनका जो अस्पताल है उसमें फोर्जरी का मुकदमा,
और जो जमीन अस्पताल जिसमें बना हुआ है वो जबरदस्ती कब्जे करके उसमें अस्पताल बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो दिखाती हैं कि वो क्या करेंगे, वो सांप्रदायिक दंगे कराएंगे। जनता यहाँ की इतनी बुद्धू नहीं है कि वो सांप्रदायिक दंगे। ऑलराइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अंशुमन, एक तो केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, इसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन, और दूसरा चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट क्या ये तय हो गया कि सवर्ण समाज से ही होगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को की नियुक्ति को लेकर अगर बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक पर लगातार पिछले 3.5-4 वर्षों से टारगेट करके रख रही है, तो यहां पर दूसरी बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ऑलरेडी मौर्य मौजूद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की शक्ल में। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के पास अगर आप ब्राह्मण कैंडिडेट की बात करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर या उत्तर प्रदेश प्रभारी के तौर पर, तो यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था, उस स्टैंड की वजह से जो 18 लाख सवर्ण कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पथराव किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने तमाम तरीके के आंदोलन किए। सूर्य प्रताप शाही उस समय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अमौसी हवाई अड्डे पर उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। ये इस बात का संकेत है कि आप किस तरीके से आप पार्टी को ले जाना चाह रहे हो। ऑलरेडी आप खुद उलझे हुए हो। अभी तक आप कंफ्यूज्ड है क्या बीजेपी? पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक निष्कर्ष पर निकल नहीं पा रही है। 14 अप्रैल को वो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कह रही है कि हम जाएंगे और अंबेडकर के बहुजन समाज पार्टी का जो पारंपरिक वोट बैंक है उस पर हम निगाह डालेंगे। उसके अलावा वो 6 दिसंबर को अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कहती है कि हम दलित बस्तियों में जाएंगे, उसके बाद जाकर हम दलित बस्ती में एक दिन मुझे लगता है कास्ट इक्वेशन पे पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दलितों की बात ये जोर शोर से करते हैं। ओबीसी इन्होंने अध्यक्ष बना दिया और अब ये इस बात की खबरें प्लांट कराई गई और ढूंढा भी जा रहा है, वैकेंसी भी निकाल दी कि चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट तो अपर कास्ट से ही रखेंगे। देखिए, चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट ये अपर कास्ट से रखेंगे वो बात ठीक है, लेकिन अपर कास्ट को ये अपने पास कितना ले आ पाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष अपर कास्ट का एक था, उसको इन्होंने हटा दिया। हटाने से जो अपर कास्ट के प्रति लोगों को जो अपर कास्ट का जो गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक तो प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर लेकर अपर कास्ट गुस्से में है। दूसरा, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने एक ब्राह्मण था उसको हटा दिया। उसके बाद ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये क्या ब्राह्मणों में नाराजगी है? लक्ष्मीकांत ब्राह्मणों में नाराजगी है। ब्राह्मण पूरी तरीके से खपा है। ओके, ब्राह्मण अपने आप को इससे अपमानित महसूस कर रहा है। ओके, दीपक मिश्रा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई का मैदान बदल दिया है, नियम बदल दिए हैं और अब हार्ड लाइन पर इलेक्शन होगा? आप लोग तैयार हैं? हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार हैं। हाँ, आपको तो सूट करता है। बिल्कुल सूट करता है। हाँ, अच्छा, हार्ड लाइन आपको सूट करती है। दिस आई एग्री विद यू। अच्छा खासा एक व्यक्ति ठीक ठाक काम कर रहा था, न जाने कहां से अकल आई, उसे भी हटा दिया। मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही, कितनी सिंपैथी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। सिंपैथी लक्ष्मीकांत नहीं, सिंपैथी हम लोगों की लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ नहीं है। हमारा जो पक्ष है वो ये है कि लोकतंत्र का इतना अवमूल्यन राष्ट्रीय पार्टी करेगी। करेक्ट। जिस कुर्सी पर माधव बाबू बैठा करते थे, जिनकी ईमानदारी, जिनकी सादगी, जिनकी संजीदगी, जिनकी राष्ट्रवादिता पे कोई मुकदमे वगैरह भी थे उन पे, आज वहां किसको ला दिया? जो सारे सिद्धांतों के शव हैं उनको बैठा दिया है। कौन सा राजनीतिक मूवमेंट उन्होंने किया जिसके तहत हम लोग भी राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में कभी 419, 420 और 302 के मुकदमे नहीं लगते। कहां ले जा रहे हैं राजनीति को? इसलिए हमारी तो लड़ाई को तो फिर इनके ही मैदान में लड़ना पड़ेगा ना। वो मैदान में रहे तब तो, वो तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। हम तो सोचे थे कि न दैनिक न पलायन का सिंहनाद करेंगे, वो तो पहले मैदान छोड़कर भाग गए। असल में वो वहां आते हैं, वहां दरअसल भारतीय जनता पार्टी वहां से संचालित हो रही है जहां कृष्ण का नाम रणछोड़ है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को गुजरात का उपनिवेश बना दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है यहाँ की पूरी राजनीति को, लोकतंत्र को। हम लोग लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, इसलिए हमारी चिंता स्वाभाविक। विजय बहादुर पाठक, आरोप बहुत गंभीर है कि आपने एक दागी चेहरे को उत्तर प्रदेश में बीजेपी यूनिट का अध्यक्ष बनाया है और अब आपके पास इसका जवाब नहीं मेरे ख्याल से ढूंढने मिल रहा है। और देखिए विपक्ष में कितनी सिंपैथी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के लेकर। इसीलिए कह रहा हूं, आपको तो पहले इनको धन्यवाद कहना चाहिए। एकदम ब्रजेश जी, मैं इनको धन्यवाद भी कहूंगा और जनता को भी कहूंगा कि वो समझें कि क्या स्थिति है। स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथी को यह परेशानी होगी, क्योंकि जब हमने परिवर्तन किया तो इनके यहां भी यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटा प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद की स्थिति कोई है नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र के मानवीय मूल्य जो है, उन मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व है।
आप बात को घुमा रहे हैं। अगर राजनीतिक क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने ये सारे काम पूछ रहा हूं और आप ज्ञान पूछ रहे हैं। अब स्थिति ये है कि यहाँ प्रभारी भी बनेंगे, राजनीतिक व्यवस्था भी तय करेंगे, तो एक ही सैफई परिवार करेगा। मुझे आप बताओ, ये पार्टी को लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एक बात, ये पार्टी के लिए बहुत असहज करने की बात है जो कुछ भी केशव प्रसाद मौर्य के दामन पर नहीं। ब्रजेश जी, मैंने फिर कहा, मुझे लगता है कि ये निर्णय और पीड़ा इसी बात की है कि कैसे किसी सामान्य कार्यकर्ता को यह दायित्व मिला। केशव प्रसाद मौर्य जब शुरू किए थे राजनीति, और जो उनका पुराना जीवन है, अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर चाय बेचते थे, अखबार बांटते थे साइकिल से, वह जीवन भी जब उन्होंने करोड़पति कैसे हो, उन्होंने यह कल्पना नहीं की। पेट्रोल पंप, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, कारपोरेट कोई उनकी कंपनीज हैं, जीवन ज्योति जैसा इलाहाबाद का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, लॉजिस्टिक कंपनी है उनके पास, आधारित दल का, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद एफिडेविट दाखिल किया। आज यह दायित्व मिला है तो स्वाभाविक रूप से परेशानी लोगों को है। ऐसे चाय बेचने वाले तो मुबारक हो बीजेपी नहीं। और जिस तरह से संगठन के सारे कार्यकर्ता मिल करके, ओमकार सिंह ने ठीक कहा और हमारे अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया कि संगठन में स्वाभाविक रूप से अनुभव के लिहाज से बहुत सारे कार्यकर्ता, ओमकार सिंह जी, आप मुझे ये सीनियर है और उन सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को सामने लाकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ाई होगी, विकास वगैरह की बातें अब बेमानी है? और दूसरा, मुझे हैरानी है कि किस तरह से विजय बहादुर पाठक बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाय बेचते थे, ओके फाइन, चाय बेचते थे, पर यह भी तो बताइए ना कितने मुकदमे और इतने आपके पास धन संपत्ति कहां से आ गई? यही तो तकलीफ की बात है कि चाहे जो जैसा भी अध्यक्ष हो, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं, वो उनका बचाव ही करते हैं। तो भाई पाठक भी अगर बचाव कर रहे हैं तो इनके लिए क्या किया जाए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि अगर वो चाय बेच के और जिस तरीके से उन्होंने धन अर्जित किया है, अगर वो धन अर्जित करके प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो यादव सिंह को क्यों सजा दी जा रही है? यादव सिंह में क्या, उनके में क्या अंतर है? किस तरह से उन्होंने सरकार का पैसा लूटा, उन्होंने जनता का पैसा लूटा? तो भाई यादव सिंह को जिन लोगों ने बढ़ाया उन लोगों के साथ तो आप हैं खड़े, तो आप यादव सिंह की प्रशंसा करेंगे चैनल पर, मुझे कोई आशा देना थोड़े करना। यादव सिंह को आप क्या, कांग्रेस यादव सिंह के साथ होगी या मैं निश्चिंत हूं। सवाल ये है कि यादव सिंह, ये कोई नई बात नहीं है ओमकार भाई, आपको भी यादव सिंह के हमारा अध्यक्ष कैसे यहाँ बन गया? बसपा भी यादव सिंह के साथ है, तब भी आप ईमानदार छवि के आदमी को हटा, विजय बहादुर पाठक, ओमकार नाथ जी, वो आपराधिक आप मुझे बताओ कि ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेताओं की बलि लेकर क्या संदेश दिया बीजेपी ने? वही तो मैं कहने जा रहा हूं कि जो बलि देके संदेश जिन्होंने दिया, ये दिया कि अपराधियों का बोलबाला होगा और सांप्रदायिकता का माहौल बनाएंगे, जिससे कि करेंगे। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अमित शाह जी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को कह दिया, एक नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सक्सेसफुल। आज मैंने इनके पार्टी दफ्तर और गाड़ियों में देखा, नहीं थे तो कौन सक्सेसफुल? मैं आपको नारा बताना चाह रहा था कि आज पार्टी दफ्तर के बाहर और तमाम गाड़ियों में स्टिकर्स लगाए गए, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार बीजेपी सरकार। तो इनके अध्यक्ष पर ही इतने मुकदमे हैं। अरे आप वो मुकदमे छोड़ दीजिए, जो इन्होंने किया है, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट लाएंगे उस पर पता नहीं क्या मिलेगा। हाँ, उन्होंने जो आपकी जो किया है कि कभी भी लोकतंत्र में या इधर जिधर भी जितनी भी सरकारें आई, जितने भी क्या कहते हैं प्रदर्शन हुए हैं या कोई जुलूस निकला है, कभी भी सचिवालय के ऊपर जो है वो होर्डिंग नहीं लगी थी। आपकी पूरा छाप दिया इन लोगों ने, राजभवन पूरा छाप दिया, जैसे लग रहा है कि सरकार और ये मिलकर उनका स्वागत करने के लिए परेशान हो रहे हैं। अंशुमान शुक्ला, ऑल राइट प्लीज, सब लोग जानते हैं। अंशुमान शुक्ला, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल मूव है, ये अपर कास्ट, गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित, इनको एक साथ साधने का है? इसी फोरम पे काम कर रही बीजेपी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काफी समय से बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर भी कोई बात कर रहा हो। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो ताजा मूव है, जिस तरीके से इन्होंने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इनके ऊपर जो भी आपराधिक मामले दर्ज हैं
सबसे पहली चीज तो ये एक मौलिक, एक जो नैतिक आधार है वो इन्होंने ये खो दिया कि ये किसी भी राजनीतिक दल को, खासतौर से सत्ताधारी समाजवादी पार्टी जिसको कानून व्यवस्था पर लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरती आ रही थी, जब तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। अब जब आपका अध्यक्ष खुद उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो वो कैसे किसी दूसरे को कानून व्यवस्था के आधार पर घेर सकता है? पहली चीज ये। दूसरी चीज जो बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बरस की सरकार हो गई केंद्र में। 2 बरस की सरकार में आपने जो भी जिन वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं उन वर्ग के लिए आपने किया क्या? अब तक जो 16वीं लोकसभा का चुनाव था, 16वीं लोकसभा के चुनाव में सिर्फ आप सब्जबाग दिखा रहे थे। 16वीं लोकसभा के चुनाव में आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे जिसपे लोग बिलीव कर रहे थे, और उसी बिलीव का असर हुआ कि अपना दल के साथ इनके गठबंधन को 73 सीटें मिली। अगर इन 73 सीटों को एक संसदीय क्षेत्र पे 5 विधानसभा सीटें कर दी जाए तो 365 विधानसभा सीटें तो ऑलरेडी है, और उसमें इनको इतना सारा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जमीनी धरातल पर। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि कौन इनके यहाँ सर्वमान्य चेहरा बन सकता है सवर्ण समाज से? उत्तर प्रदेश कलराज मिश्रा या कोई और? उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का जो रिजीम था बतौर मुख्यमंत्री, उसको अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बतौर नजीर पेश करते हैं। अगर आप सुशासन की बात करिए, कल्याण सिंह के सुशासन की बात करिए या राजनाथ सिंह के दौर की बात करिए, तो हाँ, उसको एक नजीर के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसके अलावा कलराज मिश्र की अगर आप बात करते हैं तो कलराज मिश्र केशव की नियुक्ति बात तब तो तय हो गया कि राजनाथ सिंह की तो आज टूट गई है। हाँ, निसंदेह टूट गई है, और कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को ये बना सकते हैं तो ये इतना दीपक मिश्रा क्या अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जो अब तक नहीं हुआ, अब आरएसएस का पूरा कंट्रोल हो गया? बिल्कुल, ये वह बीजेपी तो उस तोते जैसी है, उस राक्षस जैसी है जिसकी जान जिस तोते में, वो राक्षस के वो तो नागपुर के पिंजड़े में बंद है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कितने, मुझे लगता है थोड़ा कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। संस्कृत को फॉलो करें, वह राक्षस है। समय के साथ बहुत सारे शब्दों ने अपना। तो आप मुझे बताओ कि जैसे केशव की नियुक्ति हुई तुरंत ही शिवपाल यादव को आज मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रभारी और सारे कामों की जिम्मेदारी दे दी, तो क्या माने कि आप लोग भी अब लड़ाई का मैदान बदल रहे हैं? क्योंकि शिवपाल की छवि तो बड़ी आक्रामक नेताओं मानी जाती है। शिवपाल सिंह आक्रामक नेता है, शिवपाल सिंह अनुभवी नेता है। शिवपाल सिंह ये 2 मूव एक साथ हुए ना कि बीजेपी ने अध्यक्ष इधर बनाया, इधर शिवपाल समाजवादी पार्टी के प्रभारी बन गए। स्वाभाविक कैसे मान लें जब केशव मौर्य इधर बनते हैं और शिवपाल सिंह यादव चुनावी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ये सिद्धहस्त व्यक्ति हैं इस मामलों में। जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरती है उनके अनुभव का और उनकी मेधा का लाभ लेती है। शिवपाल सिंह में और उनमें बुनियादी अंतर है। एक नहीं है कि नहीं, अच्छा होता कि यह किसी बड़े नेता के परिजन को ही बना देते, हम लोग स्वागत करते। बस किसी गुंडे को न बनाते जिसके ऊपर 419 420 का मुकदमा हो, किसी 419 की बात हो गई, डेवलपमेंट की बात अब बैक सीट पर होगी। हम विकास के मुद्दे पर ही राजनीति। अच्छा, विकास कर कहाँ रहे हैं? विकास के ढेरों आता हूँ आपके पास। मिश्रा जी गिनाते हैं, विकास कर कहाँ रहे हैं? ऑलराइट, मेरे 2 सवाल हैं। कहाँ कर रहे हैं? ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक जी, डेवलपमेंट पर फिर किसी दिन बहस कर लेंगे। मेरा एक तो आपसे सीधा प्रश्न ये है कि केशव मौर्य की इधर नियुक्ति हुई और अगले 48 घंटे में मुलायम सिंह यादव की कलम से शिवपाल यादव का नाम निकला, यानी अब रणनीति और चुनाव लड़ाने का जो प्रबंधन है वो शिवपाल के हाथ में है। तो एक तो ये आपको क्या जवाब देने की कोशिश हुई है, और दूसरी बात कि क्या डेवलपमेंट का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, जिसको लेकर आपने 2014 में बड़ी बड़ी बातें की थी? आज क्या हो रहा है बुंदेलखंड में? क्या कंसर्न दिखाया केंद्र सरकार ने? ठीक सवाल किया आपने। मैं 3 सवाल आपसे किए हैं। मेरा ये कहना है कि यह बात तो निश्चिंत मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परिवर्तन के बाद बाकी दलों पर राजनीतिक दबाव बना है, और रणनीतिक रूप से यह हमारी सफलता है कि हमारे इस परिवर्तन के बाद खलबली मची है, हलचल पैदा हुई है। जनता इसका मूल्यांकन करेगी क्या होना है क्या नहीं होना है। बुंदेलखंड को लेकर के ब्रजेश जी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैं फिर कहूंगा कि बुंदेलखंड में जो कुछ हो रहा है वो दर्दनाक है, भयावह है, सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को भी तारीफ करिए, आपके यहां ही खबर चल रही थी, पहली बार केंद्र सरकार ने पहल की, राज्य सरकारों के साथ के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और पैसे दिए। सुनिए,
जिन जिन बातों पर और जिन बातों को सुनिए, जिन बातों को नहीं मानने की बात हुई उन बातों पर भी कहा कि पैकेज दीजिए, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन समाधान होना चाहिए जी, समाधान की तरफ सरकार बढ़े, जहां कहे कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, क्योंकि हम समाधान चाहते हैं। जी, अब क्या लगता है केशव मौर्य की नियुक्ति के बाद कांग्रेस भी अब अपनी रणनीति बदलने पर विवश होगी? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी ने तो शिवपाल यादव को आज मैदान में ला दिया है। आप बताओ, आप क्या कहना रहा है? हमारी रणनीति एकदम साफ है। पीके जनता के सामने चार चेहरे हैं। एक तरफ राम अचल राजभर प्रदेश के अध्यक्ष और मायावती उनकी नेता, एक तरफ शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी, एक तरफ आपके केशव मौर्य जी, एक तरफ डॉक्टर निर्मल खत्री। स्वच्छ साफ चेहरा, ईमानदार आदमी चाहिए। अगर अपराध से छुट्टी लेनी है, गुंडागर्दी से छुट्टी लेनी है, भ्रष्टाचार से छुट्टी लेनी है, तो आप कांग्रेस को मौका दें। और बाकी कैसे मौका दें? आपके हाथ पैर ही इतने मजबूत नहीं है। अब वो तो समय बताएगा मजबूत है कि नहीं है। सबसे पहले आप बहुत से लोग अंशुमन, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग बीजेपी ने रूल्स बदल दिए, ग्राउंड बदल दिया है केशव मौर्य की नियुक्ति के बाद? वही तो जनता और अब शिवपाल की भी है जो आज नियुक्ति हुई, वही तो जनता तय करेगी। और अब कांग्रेस का भी आपने स्टेटमेंट सुना, मित्र वही जनता तय करेगी। देखिए, शिवपाल सिंह यादव की जो आज नियुक्ति हुई है उसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक तो केशव मौर्य को लेकर जो समाजवादी पार्टी में जो अंदरूनी जो हलचल है वो तो है ही, साथ में जो इन्होंने 140-42 टिकट दिए हैं उनमें जो अभी बदलाव होना है, उन बदलावों को लेकर जो भीतरघात की स्थिति है, उस भीतरघात की स्थिति से निपट पाने में अगर सामर्थ्य कोई आप मुझे बताओ कि शिवपाल को लाने के पीछे मकसद क्या है? शिवपाल को लाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, समाजवादी पार्टी में अनुशासन कायम रखना, जिले और ब्लॉक स्तर तक। थोड़ा एग्रेसिव भी रहेगी समाजवादी, निसंदेह एग्रेसिव रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इस समय सबसे बड़ा आधार यह है कि समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, उस कानून व्यवस्था के मुद्दे को आपने एक दागदार छवि के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना के अपने हाथ में जमा दिया, कमजोर कर। अब आपके पास वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। आप किस तरीके से आप समाजवादी पार्टी को या प्रदेश सरकार को, अखिलेश सरकार को? पुराने पत्रकार हैं, बोलने दीजिए। सुनिए, मुझे जानकारी है, प्लीज। इसी राज्य में एक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन पर 48 मुकदमे और हिस्ट्री सीट भी मैंने 89-90 में देखी है, और आप भी जानते हैं बात को। तो यही राजनीति, सुनिए, यही मेरिट हो गई। मेरिट नहीं है, मेरे राजनीतिक यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि अगर आपके पास दागदार छवि का कोई एक प्रदेश अध्यक्ष है तो उस प्रदेश अध्यक्ष को दागदार छवि को जस्टिफाई करने के लिए आप बता रहे हैं कि अगले के पास 45 मुकदमे थे, मतलब राजनीति की तरफ जाने का इशारा है। शिवपाल यादव की नियुक्ति इस बात का संकेतक है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हम अपने बेहतर काम और अपने कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर किसी से भी जीतने में सक्षम है। शिवपाल यादव के ऊपर कम से कम 419-420 का कोई आरोप तो नहीं है। तो बीजेपी को कुछ सलाह दे दीजिए कि किसको। मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यह सलाह दूंगा कि मेहरबानी करके खूब तुम भाई भतीजों की तरफदारी करो, गोद में जिसके हो उससे न गद्दारी करो। लोकतंत्र को मत कमजोर करिए, लोकतंत्र की अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं लोग। विजय बहादुर पाठक तो कायम कर रहे हैं। ऑल राइट। विजय बहादुर पाठक, ओंकारनाथ सिंह, अंशुमान शुक्ला और दीपक मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहस बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गई थी, वक्त का अभाव है, हमें यही रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ करने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस अंतर्द्वंद में फंस गई है कि उत्तर प्रदेश में बिना जाति का कार्ड चले उसका चुनावी वैतरणी पार करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को साधती है, कभी गैर यादव ओबीसी को साधने की कोशिश करती है और गैर जाटव दलित भी उसके निशाने पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर दोबारा देखिए कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।